इमरान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के साथ आबदोस के एक बड़े कमरे में एक बेजवी मेज के गिर्द बैठा हुआ था। वो सब आइंदा मिशन पर बहस मुबाहिसे में मसरूफ थे और इमरान उन्हें ग्रेट बॉल के बारे में अपने अंदाजे बता रहा था। इमरान के साथ वाली कुर्सी पर जूलिया बैठी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ सफदर बैठा था। तनवीर जूलिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि उन्होंने दूर दूर तक चेकिंग रेस फैलाई हुई होगी और हो सकता है कि वो इस एरिया में मछली को भी बर्दाश्त ना करे। सफदर ने संजीदा लहजे में कहा, अभी तो डाकर जजीरा बहुत दूर है। दूसरी बात यह कि डाकर जजीरे के गिर्द शार्क मछलियां कसीर तादाद में रहती है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। हम इत्मीनान से मछली के कबाब बने ग्रेट बॉल तक पहुंच जाएंगे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक आबदोस को इस कदर खौफनाक धक्का लगा कि वो सब बेख्तियार चीखते हुए कुर्सियों समेत नीचे फर्श पर जा गिरे, जबकि तनवीर और खावर कुर्सियों से उछलकर मेज पर जा गिरे क्योंकि धक्के का दबाव उनकी पुश्त की तरफ से पड़ा था। आबदोस ने इस तरह पटकनियां खानी शुरू कर दी जैसे कोई जख्मी परिंदा फड़कता है, लेकिन फिर वो साकित हो गई। इमरान साहब, गजब हो गया। आबदोस की मशीनरी फेल हो गई है, वो तह में बैठ रही है। उसी लम्हे कैप्टन नासिर की चीखती हुई आवाज मशीन रूम से सुनाई दी और इमरान उठकर मशीन रूम की तरफ भाग पड़ा। बाकी मेंबर्स भी तेजी से अपनी अपनी जगह से उठे और फिर इमरान के पीछे ही मशीन रूम की तरफ बढ़ गए। उन सब के चेहरे बुरी तरह सुते हुए थे। क्या हुआ था? इमरान ने मशीन रूम में दाखिल होते ही पूछा। उसका लहजा तेज जरूर था, लेकिन उसमें कैप्टन नासिर जैसी घबराहट का अंसर मौजूद न था। एक नीले रंग की लहर अचानक कहीं से आबदोस से आ टकराई है और आबदोस ने यकलक पटकनियां खानी शुरू कर दी। स्क्रीनें वगैरह सब नीले रंग के धुएं से भर गई थी और फिर जब आबदोस साकित हुई तो इसकी मशीनरी जाम हो चुकी थी और अब ये समंदर की तह में बैठ रही है, नीचे जीको खास में। कैप्टन नासिर ने जवाब दिया। वो अब अपने आप को संभाल चुका था। इमरजेंसी बैटरियां ऑन कर दो, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि वाकई सारी मशीनरी इस तरह खामोश हो गई थी जैसे उसमें से रूह निकल गई हो। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो भी जाम है और अब तो वैसे भी मुश्किल है क्योंकि आबदोस अब जीको घास की कशिश के दायरे में दाखिल हो चुकी है। आपने महसूस नहीं किया कि अब इसके नीचे बैठने की रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही है? कैप्टन नासिर ने जवाब दिया। लेकिन ये कैसे हुआ और किसने ऐसा किया है? अभी डाकर जजीरा तो बहुत दूर है, अभी तो हम कोकोस जजीरे तक भी नहीं पहुंचे। इमरान ने होंठ चबाते हुए उलझे हुए लहजे में कहा, मैं क्या कह सकता हूं जनाब, वैसे अब हमारा जिंदा बच निकलना महाल है। अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और बाहर हम निकल नहीं सकते क्योंकि घास ने फौरन ही हमारा गोश्त और खून पी जाना है। गोश्तखोर घास है। कैप्टन नासिर एक बार फिर हरासा नजर आ रहा था। गोश्तखोर घास? क्या मतलब? क्या घास भी गोश्त खाती है? इमरान के पीछे खड़ी जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कैप्टन नासिर दुरुस्त कह रहा है, लेकिन ये बात का मसला है। अभी हमारे पास वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन भी है और वैसे भी ऐसे गोताखोरी के लिबास भी है जिनमें मौजूद मशीनरी समंदर के पानी से खुद ब खुद ऑक्सीजन अलहदा करके हमें पहुंचा सकती है। देखना यह है कि ये नीली लहर क्या थी और कहां से आई थी, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से वापस मुड़ा। मैं अपना बैग ले आऊं क्लॉक रूम से? मेरा ख्याल है मैं चेक कर लूंगा, इमरान ने मुड़ते हुए कहा। मैं ले आता हूं, सबसे आखिर में खड़े सिद्दीकी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। बस जाहिर तो ऐसा लगता है कि हम पर कोई खौफनाक साइंसी हरबा इस्तेमाल किया गया है, सफदर ने कहा। मेरे जहन में तो L-30 रेज आ रही है। मैंने नेवल मैगजीन में पढ़ा था कि एक्रीमिया ने ऐसी रेज इजाद की है जिनकी रेंज इंतहाई तवील फासले तक होती है और ये रेज धात की किसी चीज से टकराकर उसके पुरखच्चे उड़ा देती है, जबकि गोश्त पोस्ट वाली चीज पर इसके असरात सिर्फ मफलूज कर देने की हद तक ही होते हैं। कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह बिल्कुल ठीक कैप्टन शकील, तुमने दुरुस्त कहा है। मुझे वाकई इसका ख्याल ना आया था, हालांकि मैंने भी इसके मुतालिक पढ़ा था। गुड शो, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, ये आबदोस तो गोश्त पोस्ट की नहीं है, इसके तो पुरखच्चे उड़ जाने चाहिए थे, सफदर ने कहा। मैंने आबदोस के ऊपर जो मछली का खोल चढ़वाया है उसके अंदर केमिकल मीट ही भरा हुआ है, मेरा मतलब है मसनूई गोश्त। दरअसल मकसद सिर्फ इतना था कि इस तरह आबदोस खौफनाक तूफानों से गुजरते हुए उनका दबाव बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि डाकर जजीरे के रास्ते में खौफनाक तूफान आते थे, लेकिन हम तो रास्ता बदल कर जा रहे थे, इसलिए तूफान की बजाय इस मसनूई गोश्त का फायदा इस सूरत में हो गया कि L-30 रेस सिर्फ मशीनरी जाम कर सकी, वरना तो आबदोस के पुरखच्चे उड़ जाते और इस सूरत में तो वाकई अब तक जीको घास हमारी हड्डियों का कब्रिस्तान बना चुकी होती, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ये लीजिए इमरान साहब अपना बैग, सिद्दीकी ने दरवाजे के पीछे से इमरान को पुकारते हुए कहा और सफदर ने सिद्दीकी से बैग लेकर इमरान को पकड़ा दिया। एक मखसूस साख्त का बैग था। इमरान ने उसकी जीप खोली और फिर अंदर हाथ डालकर एक और जीप खोली और फिर एक लंबा लेकिन चपटा सा बॉक्स निकालकर बैग को नीचे रख दिया।
बॉक्स की एक साइड दबाते ही बॉक्स में से हल्की सी जू जू की आवाजें निकलने लगी। आबदोस्त इस वक्त तक नीचे तह में पहुंचकर घास के ऊपर रुक चुकी थी। चूंकि मशीनरी जाम थी, इसलिए बाहर का मंजर दिखाने वाली तमाम स्क्रीनें तारीख थी। ग्रेट बॉल का मिशन जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। इमरान ने आगे बढ़कर एक मशीन के पैनल के साइड क्लिप खोले और उसका पैनल एक तरफ हटाकर उसने अंदर मौजूद मुख्तलिफ रंगों की मुख्तलिफ तारें झटके से तोड़ी और फिर इन तारों को बॉक्स की साइड पर जैसे ही लगाया वो बॉक्स के साथ इस तरह चिमट गया जैसे लोहा मैग्नेटिस के साथ चिपकता है। बॉक्स अब इन तारों के साथ चिमटकर पैनल के खुले हुए हिस्से पर ही टिक गया था। इमरान पीछे हट गया। उसने झुककर एक बार फिर बैग में हाथ डाला और चंद लम्हों बाद उसने रिमोट कंट्रोल जैसा आला बाहर निकाल लिया और फिर उस पर मौजूद बटनों में से उसने जैसे ही 2 बटन दबाए, एक झमाके से तारीख स्क्रीन रोशन हो गई। लेकिन स्क्रीन पर बारीक कांटों से भरे हुए घास के रेशे ही हर तरफ लहराते नजर आ रहे थे। इमरान ने रिमोट कंट्रोल नुमा आले पर लगी हुई एक नाब को घुमाया तो आहिस्ता आहिस्ता घास के रेशों की तादाद में कमी आती गई और फिर इक्का दुक्का रेशे नजर आने लगे। ये लहर किस तरफ से आई थी और उस वक्त आबदोस्त सतह समंदर से कितनी गहराई पर थी? कैप्टन नासिर। इमरान ने कैप्टन नासिर से मुखातिब होकर कहा, शुमाल मशरिक की तरफ से जनाब, जिस तरफ जजीरा कोकोस है। कैप्टन नासिर ने जवाब दिया, ओह, तो फिर जजीरा कोकोस से हम पर L-30 रेस फायर की गई है। इमरान ने रिमोट कंट्रोल नुमा आले पर एक और नाप को एडजस्ट करते हुए कहा, नहीं जनाब, ये समंदर के ऊपर हवा से फायर नहीं हो सकती। L-30 रेस सिर्फ पानी के अंदर ही सफर कर सकती है। कैप्टन शकील ने फौरन जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये सतह समंदर से तकरीबन 500 फीट की गहराई पर फायर हुई है, क्योंकि हमारी आबदोस्त इस कदर गहराई में ही सफर कर रही थी। कैप्टन नासिर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए एक बार फिर पहले वाली नाप को घुमाना शुरू कर दिया। उसकी नजरें नाप के ऊपर लगे हुए एक छोटे से डायल पर तेजी से बदलते हुए हिस्सों पर जमी हुई थी। फिर उसने एक तवील सांस लेकर हाथ खींच लिया। ये जजीरा कोकोस यहाँ से कितने फासले पर होगा? तकरीबन 60 किलोमीटर फासला होगा। कैप्टन नासिर ने जवाब दिया। ओह, फिर ठीक है। एक्टोरेस की रेंज तो 100 किलोमीटर है। अभी मालूम हो जाएगा कि L-30 रेस कहाँ से आई है, इमरान ने कहा और फिर उसने एक बार गौर से इस आले को देखा और फिर एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे मशीन से मुंसलिक डब्बे से निकलने वाली जूजू की आवाज़ यकलक तेज हो गई। अब इमरान समेत सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी, लेकिन उस पर सिवाय समंदर के पानी के और कुछ नजर ना आ रहा था। फिर यकदम एक झमाके से समंदर के अंदर एक बहुत बड़े गोले का मंजर उभर आया, जिसकी बैरूनी सतह का रंग हल्का सब्ज था। गोले के ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा था, जिस पर इस तरह का डिजाइन बना हुआ था जैसे कदीम इमारतों के ऊपर नकुश बनाए जाते थे, लेकिन वो नीचे समंदर की तह तक चला गया था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके नीचे जाती हुई इंतहा नजर ना आ रही थी। ये मंजर सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लम्हों तक नजर आया। फिर यकलक स्क्रीन एक झमाके से तारीख हो गई। बॉक्स में से निकलने वाली आवाज भी बंद हो गई थी, ऐसे जैसे उसकी रूह अचानक गायब हो गई हो। ओ, एक्टोरेस को डिस्कार्ड कर दिया गया है। ओ, हैरत अंगेज। एक्टोरेस को डिस्कार्ड करने का मतलब है कि इस गोले के ऊपर P-13 रेस का दायरा मौजूद है। सिर्फ P-13 रेस ही एक्टोरेस को डिस्कार्ड कर सकती है। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या मतलब इमरान साहब? इस बार सबने बैक आवाज होकर पूछा। हर काम में कुदरत की मसलियत होती है। ये गोला ही हमारा टारगेट था और मेरा अंदाजा और ख्याल बल्कि यकीन था कि ये गोला डाकर जजीरे के पास है, लेकिन ये तो कोकोस जजीरे के पास मौजूद है। अगर हम इस रास्ते पर आने की बजाय दूसरे रास्ते से डाकर जाते तो खामखा टकरे मारते फिरते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने बॉक्स से चिमटी हुई तारें अलहदा करके बॉक्स और उस रिमोट कंट्रोल आले को दोबारा अपने बैग में डालते हुए कहा, ओह, तो ये ग्रेट बॉल है? जूलिया ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। हाँ, यही ग्रेट बॉल है और अब मुझे मालूम हो गया है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारी आबदोस्त को चेक कर लिया गया था। इमरान ने सीधे होते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? जरा तफसील से बताओ, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। चूंकि मुझे यकीन था कि ग्रेट बॉल जजीरा डाकर के पास है और जजीरा डाकर यहाँ से अभी बहुत तवील फासले पर है, इसलिए यहाँ चेकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं कैप्टन नासिर के इस रास्ते पर रजामंद हो गया था। हालांकि समंदर से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स जानता है कि जीको घास गोश्तखोर घास है, इसलिए कोई जानवर जीको घास की तरफ नहीं जाता और शार्क मछली तो इसकी बू मीलों दूर से सूंघ लेती है, इसलिए ये इलाका भी शार्क मछलियों का नहीं है। हमारी आबदोस्त शार्क मछली जैसी ही नजर आती है, इसलिए ग्रेट बॉल में मौजूद अफराद को जब समंदर में एक शार्क मछली जीको घास के किताब की तरफ बढ़ती नजर आई होगी तो वो यकीनन हैरत से पागल हो गए होंगे।
क्योंकि असल शार्क मछली तो जाहिर है इधर का रुख ही नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अगर इसे क्लोजअप में भी चेक किया होगा तब भी वो इसकी असल माहियत ना समझ सके होंगे। इसके बाद लाजमन उन्होंने L-30 रेज मिसाइल फायर किया होगा कि अगर ये असल शार्क मछली है तो इसका आसाबी निज़ाम मफलूज हो जाएगा और अपने बेपनाह वजन की वजह से ये जीको घास की तह में जा गिरेगी और गोश्तखोर घास इसको चट कर जाएगी। और अगर ये मछली की बजाय कोई और चीज़ होगी तो फिर L-30 रेस से इसके पुरखचे उड़ जाएंगे। इमरान ने संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, लेकिन तुमने इन सारी बातों का अंदाजा कैसे लगा लिया? जूलिया ने होंठ भींचते हुए पूछा। ग्रेट बॉल को देखकर और उसकी हिफाजत का इस कदर जदीद और सख्त इंतजाम किया गया है कि एक्टोरेस भी एक लम्हे में डिस्कार्ड हो गई है। ऐसे इंतजामात रखने वालों के लिए 60-70 मील की व्यू चेकिंग कोई मुश्किल बात नहीं, इमरान ने जवाब दिया और सबने सर हिला दिया। लेकिन अब क्या होगा, इसके मुतालिक भी तुमने कुछ सोचा? जूलिया ने कहा। फिलहाल हमारे लिए एक बचत का रास्ता मौजूद है कि जब L-30 रेस के फायर के बाद उन्होंने स्क्रीन पर मछली को मफलूज होकर घास में गिरते देखा होगा तो वो मुतमईन हो गए होंगे कि ये असली मछली है, वरना तो अब तक हम पर न जाने कौन कौन से तबाहकुन हमले कर चुके होते। इसलिए फिलहाल जब तक हम इस आबदोस में है महफूज हैं, लेकिन जाहिर है हम यहाँ सारी उम्र तो बंद होने से रहे और आबदोस अब यहाँ से निकल नहीं सकती। इसलिए एक ही सूरत है कि हम गोताखोरी का लिबास पहनकर यहाँ से निकले और 60 किलोमीटर का फासला तय कर ग्रेट बॉल पर हमला करें, इमरान ने कहा। नामुमकिन इमरान साहब, कतई नामुमकिन। अव्वल तो हमारे बाहर जाते ही घास के कांटे हमारे जिस्मों में घुस जाएंगे। ये गोताखोरी का लिबास हमें इस घास से नहीं बचा सकेगा, इसलिए चंद लम्हों बाद ही हमारा खात्मा हो जाएगा और फिर घास की कशिश भी हमें आगे ना बढ़ने देगी। हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर घास के अंदर तह पर मौजूद है, कैप्टन नासिर ने कहा। इसका हल तो मेरे पास मौजूद है। आबदोस में कन्वर्टेबल टनल लॉन्च मौजूद है। गो ये लॉन्च सिर्फ 2 अफराद के लिए है। बहरहाल हम सब इसमें लेट सकते हैं और ये हमें आसानी से घास के अंदर से निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्टेबल लॉन्च मखसूस धात की बनी हुई है। इस धात ही से खलाई जहाज बनाए जाते हैं। इस पर ना पानी का वजन असर करता है और ना इसकी रगड़। ये मिसाइल नुमा है और इसमें इंतहाई ताकतवर इंजन भी मौजूद है जो इस लॉन्च से बाहर निकलते ही चल पड़ेगा। क्योंकि इस पर L-30 रेस के असरात मौजूद ना होंगे, वो सील्ड है, लेकिन हम इसमें सिवाय अपने जिस्मों के और कुछ नहीं ले जा सकते। ये लॉन्च तो मैंने पॉलीपॉन मिसाइल टॉर्पेडो के लिए तैयार कराई थी, जिससे हम इस ग्रेट बॉल में आसानी से दाखिले के लिए सुराग बना सकते थे। लेकिन अब मसला ये है कि हम ज़्यादा आदमी है, इसलिए टारपीडो साथ नहीं ले जाया जा सकता, या अगर टारपीडो ले जाया जाए तो फिर आदमी नहीं जा सकते। इमरान ने मशीन रूम से निकलकर वापस बड़े कमरे में आते हुए कहा। अगर इसमें ताकतवर इंजन हो तो इसके जरिए हम अपनी आबदोस को टोचन करके ले जा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, अब इतना ताकतवर इंजन भी नहीं है कि इस आबदोस को इस घास की बेपनाह कशिश को तोड़कर खींच सके। एक और हल है कि मैं खुद इसमें बैठकर इस ग्रेट बॉल के अंदर जाने की कोशिश करूं और वहां जाकर ऐसे हालात पैदा करूं कि फिर आपको यहां से किसी तरह निकाला जा सके, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे या फिर इकट्ठे यहीं रहेंगे, जूलिया ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अरे हाँ, एक और हल निकाला जा सकता है। वेरी गुड। वाकई मेरी रेडीमेड खोपड़ी भी मफलूज हो गई थी, हालांकि हल बिल्कुल सामने का था, इमरान ने यकलक चौंकते हुए कहा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। कैसा हल? सबने बेख्तियार चौंक कर पूछा। जरूरी तो नहीं कि आबदोस को ग्रेट बॉल की तरफ घसीटा जाए, इसे ऊपर सतह समंदर की तरफ तो भी ले जाया जा सकता है, और कन्वर्टेबल लॉन्च के इंजन में इतनी ताकत तो बहरहाल मौजूद है कि वो इसे ऊपर तक घसीट कर ले जाए, क्योंकि घास के किताब तो आगे कम से कम 10-12 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसलिए अगर हम आगे की तरफ गए तो फिर घास की कशिश हमें इतनी देर मुसलसल आगे ना बढ़ने देगी, लेकिन ऊपर की तरफ इनकी कशिश कम होती जाएगी, इसलिए हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन ऊपर जाकर एक बार फिर हम चेक कर लिए जाएंगे और वो लॉन्च भी चेक हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आबदोस की मशीनरी ही किसी तरह चालू हो जाए? सफदर ने कहा। नहीं, L-30 रेस का असर कम से कम 4 रोज तक रहेगा और इतना तवील अरसा हम लॉन्च के अंदर बैठकर नहीं गुजार सकते। इतनी तो हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी। अब जहाँ तक चेक होने वाली बात है तो कन्वर्टेबल लॉन्च को वो चेक तो कर सकते हैं, लेकिन ये हिट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी धात के अंदर बनावट के वक्त ही मैंने ऐसे केमिकल्स भरवा दिए थे जो हर किस्म की तबाहकुन रेस या असले की मुदाफ़त कर सकते हैं। क्योंकि इस लॉन्च ने ही ग्रेट बॉल में सुराग करना था, इसलिए ऐसा ना किया जाता तो इसकी तैयारी का सारा मकसद ही सिरे से फौत हो जाता। ये केमिकल्स इस कदर महंगे और नायाब है कि इनको पूरी आबदोस में इस्तेमाल ना किया जा सकता था, और अगर उन्होंने दोबारा भी फायर किया तो मशीनरी तो पहले ही जाम होगी, लॉन्च पर असर ना होगा। इसलिए क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर हम घास की कशिश से बाहर जाकर अपना रुख बदल लेंगे और इसके बाद आसानी से आबदोस समेत हम इस घास के किताब क्रॉस कर जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा।
हाँ, ये ठीक रहेगा। फिलहाल इस खौफनाक घास के चक्कर से तो निजात मिले। सबने इमरान की तजवीज़ पर साथ करते हुए कहा। ओके, आओ फिर तैयारी शुरू करें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जिधर कन्वर्टेबल लॉन्च मौजूद थी। मेज पर रखे फोन की घंटी बजते ही डोचे ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ा दिया। वो इस वक्त ग्रेट बॉल के मेन सेक्शन के ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ था। यहाँ वो खौफनाक मशीनरी नस्ब की जा रही थी जिसकी मदद से उन्होंने समंदर के ऊपर मखसूस रेंज में हवा का दबाव खत्म करना था और जिससे अरबों मुसलमान और कई अजीम मुस्लिम ममालिक का खात्मा होना था। ऑपरेशन रूम में उसके साथ एक और बूढ़ा सा आदमी भी बैठा हुआ था, लेकिन वो एक बड़ी सी मशीन की चेकिंग में मसरूफ था। ये अजीम यहूदी साइंसदान प्रोफेसर वॉलमोर था जिसने ये सारा मंसूबा तैयार किया था और उसकी जेर निगरानी ये मंसूबा तकमील पजीर किया जा रहा था। यस, डोचे स्पीकिंग। डोचे ने रिसीवर उठाते ही कहा, बॉस, मैं सार्जेंट बोल रहा हूँ आरएस सेक्शन से। ग्रेट बॉल पर एक्टिव रेस डाली गई है, लेकिन P13 रेस चूंकि ग्रेट बॉल की बैरूनी सतह पर मुसलसल गर्दिश कर रही है, इसलिए ये एक्टिव रेस फौरन ही डिस्कार्ड हो गई। बोलने वाले के लहजे में उलझन और परेशानी थी। एक्टिव रेस क्या मतलब? यानी ग्रेट बॉल को देखने की कोशिश की गई है, मगर कहां से और कैसे और किसने की है? डोचे ने हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा। प्लीज आहिस्ता बोले या यहाँ से चले जाए, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। प्रोफेसर वॉलमोर ने यकलक डोचे की तरफ मुड़कर इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, मैंने चेक किया है, ये रेस जीको घास के किताब की तरफ से आई है और इनका मखरिज कम से कम 60 किलोमीटर मालूम होता है। इस दौरान सार्जेंट ने जवाब दिया। ओ, अच्छा, मैं खुद आ रहा हूँ। डोचे ने इस बार आहिस्ता लहजे में कहा और फिर रिसीवर रखकर वो प्रोफेसर की तरफ मुड़ा जो दोबारा मशीन पर झुक गया था। आई एम सॉरी प्रोफेसर, डोचे ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। प्रोफेसर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और डोचे तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जहन में इस वक्त वाकई धमाके से हो रहे थे। घास की किताहत में सिर्फ एक्टोरेस का ग्रेट बॉल पर पड़ना इंतहाई हैरत अंगेज था। थोड़ी देर बाद वो एक और छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ एक आदमी मौजूद था जो दरमियान में रखी हुई एक मेज के पीछे बैठा था। मेज पर भी एक मुस्ततिल मशीन मौजूद थी और सामने दीवार के साथ भी मशीनें नस्ब थी जो सबकी सब ऑटोमेटिक अंदाज में चल रही थी। हाँ, अब बताओ सार्जेंट, क्या कह रहे थे तुम? डोचे ने उस आदमी के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बेचैन से लहजे में कहा। बॉस, ये देखिए बायोडेटा, आप खुद ही देख ले। सार्जेंट ने सामने पड़े हुए एक लंबे से कागज को डोचे की तरफ खिसकाते हुए कहा, जिस पर टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें और हिंसे पड़े नजर आ रहे थे। हाँ, वाकई एक्टिव रेस से ग्रेट बॉल को चेक किया गया है। अगर हमारे पास आरएस सेक्शन ना होता तो हमें मालूम ही ना होता। इसका मतलब है कि जो कुछ मैं अब तक समझ रहा था वो सब गलत है। डोचे ने होंठ काटते हुए कहा। क्या समझ रहे थे बॉस? सार्जेंट ने चौंक कर पूछा। वो मछली ना थी, वो वाकई कोई और चीज थी, कोई गैर मामूली साइंसी इजाद, डोचे ने कहा और साथ मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर तेजी से उसके नंबर प्रेस करने लगा। मछली? क्या मतलब? सार्जेंट के लहजे में बेपनाह हैरत थी। बताता हूँ, पहले मैं मार्क से बात कर लूँ, डोचे ने कहा। यस, मार्क फ्रॉम पॉइंट 13। चंद लम्हों बाद ही रिसीवर से पॉइंट 13 के इंचार्ज मार्क की आवाज सुनाई दी। मार्क, मैं डोचे बोल रहा हूँ। पॉइंट 13 पर कोई गैर मामूली बात नजर आई? डोचे ने तेज लहजे में पूछा। नो सर, ऑल इज ओके। अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपको कॉल करता, मार्क ने जवाब दिया। सुनो मार्क, जीको घास के इस किते से जहां हमने इस शार्क मछली को L30 रेस फायर करके गिराया था, ग्रेट बॉल पर एक्टिव रेस डाली गई है। इसका मतलब है वहां घास के अंदर कोई साइंसी चीज मौजूद है जिसके जरिए ऐसा किया गया, और इस घास में सिवाय उस मछली के और क्या हो सकता है? इसलिए वो मछली ना थी, लाजमन कोई मसनूई चीज थी। शायद कोई ऐसी जदीद किस्म की आबदोज हो जिसे मछली की शक्ल दी गई हो। बहरहाल कुछ न कुछ है जरूर। डोचे ने तेज तेज लहजे में कहा। बॉस, ये कैसे मुमकिन है? अगर वो कोई मामूली चीज होती तो L30 रेस उसके पुरखच्चे ना उड़ा देती। मार्क के लहजे में हैरत थी। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। अब मैं फौरी तौर पर उस जगह का मुकम्मल सर्वे करना चाहता हूँ ताकि जो कुछ भी हो सामने आ जाए। खामोश रहकर मजीद रिस्क नहीं लिया जा सकता, डोचे ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। ऐसी सूरत में बॉस, हमें सर्चिंग TS मशीन ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रेट बॉल के बैरूनी हिफाजती निज़ाम को मुअत्तिल कर दिया जाए। मार्क ने जवाब दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम इस मशीन को ऑपरेट कराओ, डोचे ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर क्रीडल पर पटक कर तेजी से मुड़ा और बगैर सार्जेंट से कोई बात किए तकरीबन भागने के से अंदाज में चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के आसार नुमाया थे।
थोड़ी देर बाद जब वो मार्क के पास पहुंचा तो उसने मार्क को एक और मशीन के सामने खड़े देखा। ये मशीन फर्श से काफ़ी ऊंचाई तक चली गई थी और ऊंचाई के लिहाज से ही उसकी चौड़ाई भी काफ़ी थी। इसके दरमियान एक जहाजी साइज की स्क्रीन थी जिसमें एक बड़ा खाना और 4 छोटे खाने नजर आ रहे थे। बॉस, सर्चिंग टीएस मशीन काम करने के लिए तैयार है। डोचे के करीब पहुंचते ही मशीन के सामने खड़े मार्क ने मुड़कर कहा, तुमने इस पर लोकेशन वगैरह एडजस्ट कर ली है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक हिफाजती निज़ाम को मुअत्तल रखने का रिस्क नहीं ले सकते। डोचे ने होंठ चबाते हुए कहा,